डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ए सैटेलाइट, एक उपग्रह की गति। तो मान के चलिए ये अपने पास अर्थ है, ये पृथ्वी है, तो इसका मास क्या मान के चलूंगा मैं, मास ऑफ अर्थ। और इधर मेरे पास एक सैटेलाइट है, इधर मेरे पास एक सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट का मास मैं मान के चल रहा हूं मास ऑफ सैटेलाइट एमएस से डिनोट कर रहा हूं। इनके बीच सेंट्रल डिस्टेंस है आर। तो अर्थ की वजह से इस सैटेलाइट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, ग्रेविटी कहलाएगा। और ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, इनवर्ड डायरेक्शन। अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट और सेंट्रल डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये जो फोर्स है ये सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लग रहा है, यानी कि कौन से फोर्स की तरह काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल की तरह काम करेगा, अभिकेंद्रीय बल। लेकिन अगर इस पे अकेला अभिकेंद्रीय बल काम करेगा तो ये तो आगे सीधा अर्थ के सेंटर तक पहुंच जाएगा, ये नीचे आते आते अर्थ के सेंटर तक पहुंच जाएगा। तो कोई ना कोई फोर्स और है जो यहां काम कर रहा है। वो कौन सा फोर्स है, वो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अपने पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। और ये अपकेंद्रीय बल किसकी वजह से लग रहा है, इसकी गति की वजह से लग रहा है। अब यहां से हम देखते हैं कि इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हैं तो ये सर्कुलर पाथ के ऊपर चलेगा, इस तरीके से सर्कुलर पाथ के ऊपर ये रोटेट करेगा, इस तरीके से। तो यहां से अगर मैं आगे बढ़ के फॉर्मूले देखता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी का फॉर्मूला F इज इक्वल टू कैपिटल जी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट और सेंट्रल डिस्टेंस का स्क्वायर। और सेंट्रीफ्यूगल जो इसकी गति के कारण होता है वो हो जाएगा अपने पास मास ऑफ सैटेलाइट, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब दोनों फोर्स अगर बराबर हैं तो कंपेयर करेंगे हम, मास ऑफ सैटेलाइट वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट और सेंट्रल डिस्टेंस का स्क्वायर। आर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल, मास ऑफ सैटेलाइट से मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल। तो वी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है अपने पास, जी एम बाई आर, ये निकल के आ रहा है। यहां से अगर मैं आगे सोल्व करता हूं तो v किसके बराबर है, अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर। यानी कि इस सैटेलाइट को अगर यहां रोटेट करना है सर्कुलर पाथ पे तो इसे कम से कम क्या स्पीड चाहिए, ये स्पीड चाहिए। और ये स्पीड क्या कहलाते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये स्पीड क्या कहलाती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग, कक्षीय वेग। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या देखना है, वैल्यू ऑफ जी जो गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण है उसका मान फॉर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। किसी कृत्रिम उपग्रह के लिए जी की वैल्यू क्या होगी, कृत्रिम उपग्रह के लिए जी का मान क्या होगा, देखिए। अब यहां से जो नेट फोर्स लग रहा है यहाँ पे बाहर की तरफ और अंदर की तरफ बराबर फोर्स है, क्या ग्रेविटी के कारण ये अपने पॉइंट से नीचे आ पाएगा, नहीं। ये तो रेगुलर एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो ये ना नीचे आ जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि एफ नेट की वैल्यू जो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का वो क्या है, जीरो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या रहेगा, जीरो। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है तो ऑब्जेक्ट का वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी
वस्तु का भार किसके अंदर, इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह के अंदर, इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये क्या रहता है, ऑब्जेक्ट वेटलेस रहता है क्योंकि जी की वैल्यू 0, तो ये भी क्या रहेगा 0 न्यूटन। तो यहां से हमने क्या देखा है कि मिनिमम वेलोसिटी चाहिए जो सर्कुलर पाथ में इसे बनाए रखे, उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देते हैं। कैसे ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की, दोनों फोर्स को बराबर मान के। फिर यहां से अपने पास आया है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए जी की वैल्यू क्या रहेगी 0 और ऑब्जेक्ट का वेट क्या रहेगा 0। इससे आगे देखते हैं। नेक्स्ट आएगा अपने पास ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग। द मिनिमम वेलोसिटी with which an object is projected, ये न्यूनतम वेलोसिटी है जिसके साथ किसी वस्तु को भेजा जाए, किसी वस्तु को भेजा जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, सो दैट, ताकि इट स्टार्ट्स, वो शुरू कर दे क्या, रिवॉल्यूशन अराउंड द प्लेनेट। रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण अराउंड द प्लेनेट, ग्रह के चारों तरफ। वह न्यूनतम वेग जिससे भेजी गई वस्तु उस ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दे, वो कहलाता है कक्षीय वेग। इसके लिए फॉर्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया है, v ऑर्बिटल इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, सेंट्रल डिस्टेंस r, इस तरीके से। अब यहां से हम आगे चलें तो अपने पास क्या पॉइंट निकल के आ रहा है, मास ऑफ अर्थ, सेंट्रल डिस्टेंस, ये r। यहां से निकल के आ रहा है कि डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन, तो वही है अपने पास मास एंड साइज ऑफ प्लेनेट, मास एंड साइज ऑफ प्लेनेट। और इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मास एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि चाहे हम 200 किलो की वस्तु को ऊपर फेंकी, चाहे 500 किलो, चाहे 1000 किलो, सबके लिए वेलोसिटी क्या रहेगी, यही रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद बात आती है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, ये वैल्यू। तो वैल्यू में हम देखते हैं, एक तो अर्थ के लिए, अर्थ के लिए वैल्यू रहता है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। और एक हम देखते हैं मून के लिए, तो मून के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा अपने पास, 1.638 किलोमीटर पर सेकेंड, लगभग ये वेलोसिटी हो जाएगी। तो अर्थ के लिए है अपने पास, मून के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी है, किस पे डिपेंड करता वो हमने देख लिया, किस पे डिपेंड करता वो हम नहीं करता, वो हमने देख लिया। डेफिनेशन क्या होगी और इसका रिजल्ट क्या होगा वो सब हमारे सामने है, ये सारी चीजें। अब आपसे अगर कहे कि आप एक ऐसे प्लेनेट पे चले जाओ जहां का मास अर्थ के मास का 10 गुना है और जहां का साइज अर्थ के साइज का 20 गुना है, तो क्या करेंगे, यहां पे 10 लिख देंगे, 10 मास ऑफ अर्थ, और r की जगह 20 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/√2 कम हो जाएगी वैल्यू। इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। इसके बाद क्या आता है अपने पास, ये देखिए,
सेंट्रीपिटल जो फोर्स है या ग्रेविटी के कारण लग रहा है वो तो क्या है, कांस्टेंट, वो तो स्थिर है। तो यहां से कंडीशन क्या बनती है कि जो अपकेंद्रीय बल है जो स्पीड पे बेस्ड है, अगर वो ज्यादा हो जाए सेंट्रीपिटल से अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इस तरीके से आउटवर्ड सर्कुलर मोशन होगा, बाहर की तरफ ये सर्कल बड़ा होता चला जाएगा। दूसरा केस है अपने पास एफ सेंट्रीफ्यूगल कम हो जाए सेंट्रीपिटल से, तो ये इनवर्ड मोशन होगा अंदर की तरफ, यानी कि ये सैटेलाइट अंदर की ओर आना शुरू कर देगा और कहीं ना कहीं ये अर्थ के सेंटर की तरफ अप्रोच करेगा। और अगर ये दोनों बराबर हैं, एफ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहां सर्कुलर मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए लिया था। अब हम चाहते हैं कि एक ऐसी स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंका जाए कि वो उस प्लेनेट को छोड़ के चला जाए और कभी भी ना लौटे, और कभी भी ना लौटे। तो वो क्या रहेगा अपने पास, एस्केप वेलोसिटी। प्लायन वेग, देखिए यहां से अब हमें जानना है प्लायन वेग के बारे में। कैसे जाने, सैटेलाइट को ऐसी कंडीशन पे उलझा दो जहां उसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाए, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाए। तो यहां से अपने पास आएगा हाफ मास ऑफ सैटेलाइट वेलोसिटी का स्क्वायर, और इधर मास ऑफ सैटेलाइट जी, और जो हाइट रहेगी वो सेंट्रल डिस्टेंस के बराबर रहेगी। अब यहां से मैं देख रहा हूं अपने पास मास ऑफ सैटेलाइट से मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी की जगह कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ सेंट्रल डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू आर, आर से कैंसिल। तो यहां से v किसके बराबर आ गया अपने पास, √2 कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, और ये r, और ये है v एस्केप। ये कौन सी वेलोसिटी अपने पास, एस्केप वेलोसिटी, प्लायन वेग। इसकी मिनिमम डेफिनेशन, ये सॉरी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द मिनिमम वेलोसिटी with which the minimum velocity with which an object is projected, an object is projected so that it never returns to planet, it never returns to planet, वो कभी भी उस ग्रह पे वापस ना पहुंचे। तो वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, एस्केप वेलोसिटी, यानी कि प्लायन वेग कहलाती है। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, प्लायन वेग का मान क्या रहेगा, तो प्लायन वेग का मान हम देखते हैं अर्थ के लिए और हम देखते हैं मून के लिए। मून के लिए ये वैल्यू रहती है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थ के लिए वैल्यू रहती है 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑन एन एवरेज आप 11.2 भी ले सकते हो यहां पे। ये है किस चीज पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन। तो सेम है अपने पास मास एंड साइज ऑफ प्लेनेट, मास एंड साइज ऑफ प्लेनेट, और इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चाहे गैस का मॉलिक्यूल हो, चाहे एक बड़ा सा अपने पास सैटेलाइट हो, डजेंट मैटर। तो ये चीजें अपने पास निकल के आ रही, जो यहां से आपको याद करनी है कि वो कम से कम वेग जिससे फेंकी गई वस्तु उस ग्रह पे वापस ना लौटे।
और यहां से एक चीज अपने पास आ रही है कि वी एस्केप प्लान वेव का जो मान है √2 टाइम्स है वी ऑर्बिटल की, √2 टाइम्स है वी ऑर्बिटल, कक्षीय वेग के √2 टाइम्स है। ये चीजें हमने यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ी है। अब यहां से दो कंसेप्ट और निकल के आ रहे हैं अपने पास। पहला कंसेप्ट आता है अपने पास पेंडुलम क्लॉक का। पेंडुलम क्लॉक, लोलक घड़ी। और दूसरा कंसेप्ट अपने पास निकल के आ रहा है स्विंग, यानी कि झूला। दोनों का जो टाइम पीरियड होगा, आवर्त काल होगा, वो निकालने का फॉर्मूला एक जैसा है, 2π√L/g। ये इसके लिए क्या है, आवर्त काल, टाइम पीरियड है। इसके लिए भी फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, t = 2π√L/g। दोनों के लिए अगर डायग्राम देखूं मैं, डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ये चीज है। तो इस तरीके से और अच्छे से क्लियर हो रहा है। ये अपने पास पेंडुलम है। अब इधर आते हैं, हम झूले की बात करते हैं। झूले पे जैसे आप यहां बैठे हो, तो जो L लिया है वो लिया है सेंटर ऑफ मास से, यानी कि ए पॉइंट वेयर ऑल द मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम या सारा का सारा मास पाया जाता है। तो यहां से जो L की वैल्यू लेंगे हम, वो ये L सेंटर ऑफ मास से। और इधर तो हम इसे पॉइंट मास मान के चलते कि इस लंबाई के कंपैरिजन में इसका साइज बहुत कम है। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी ये L रहेगी, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, सबसे पहले मैं लेके चलता हूं इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, किसी कृत्रिम उपग्रह के अंदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में 0। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इफ g = 0 देन टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड आवर्त काल इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि एक चक्कर कभी पूरा ही नहीं होगा। उसके बाद है टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम, अब ये सेकंड पेंडुलम फर्स्ट सेकंड वाला सेकंड नहीं है, ये टाइम वाला सेकंड है, 1 सेकंड 2 सेकंड ये। तो यहां से देखिए ये चलना शुरू करेगा, 1 सेकंड में जाके यहां टकराएगा, टर्न की आवाज आई, इसमें 1 सेकंड पूरा हो गया है। ये वापस आएगा, इधर आके टकराएगा, फिर टर्न की आवाज, 1 सेकंड पूरा हो गया है। तो आंसर कितना होगा यहां पे, 2 सेकंड। आंसर होगा अपने पास 2 सेकंड। उसके बाद आप देखते हो
कि गर्मी के मौसम में क्या होगा, पेंडुलम की लंबाई, जो समर के अंदर पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन होगा, साइज इंक्रीज होगा, उसमें प्रसारण से आकार बढ़ेगा, तो यार लंबाई बढ़ेगी समर में, गर्मी में। तो हम देखते हैं कि अगर L की वैल्यू बढ़ रही है तो T की वैल्यू बढ़ेगी। इफ L इंक्रीज, T इंक्रीज, टाइम बढ़ रहा है तो घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम यहां देखते हैं विंटर का केस, सर्दी के मौसम में लंबाई कम हो जाएगी, टाइम पीरियड कम हो जाएगा और ये फास्ट हो जाएगी, घड़ी एक्टिव हो जाएगी। तो ये सारे केसेस किससे आते हैं, पेंडुलम क्लॉक से आते हैं। अब इस फॉर्मूले में इस पेंडुलम का मास नहीं दे रखा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम, ठीक है। और इस पेंडुलम का साइज अगर आप रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर कर देते हो, इफ L इज इक्वल टू R E, रेडियस ऑफ अर्थ, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा अपने पास, 84.6 मिनट। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 84.6 मिनट। अभी जो 2 सेकंड है वो किस में बदल जाएगा, टाइम पीरियड, एक रोटेशन कंप्लीट होने में 84.6 मिनट का टाइम लगेगा। अब आते हैं हम इधर सबसे पहले आपसे पूछता है कि झूला पहले ये जा रहा था पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी, पहले झूला ये जा रहा था। अगर इसे हम चेंज करके और ज्यादा दूरी पे ले जाए हम,